नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी अप पर। आप सभी को पता होगा कि आज के समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है उसका बहुत ही बड़ा रोल है। हमारे इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी कंप्लीट की जा रही है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, उस सब में एनसीईआरटी का रोल है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है और उस प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो चलिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन 1 कंप्लीट कर दिया है और आज हम एनसीईआरटी लेसन क्लास 6 का लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। मतलब अब जो हमारा आदि मानव है वो कुछ खोजेगा। अब क्या खोजेगा उसको जानने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब लेसन 1 हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे प्राचीन इतिहास हैं, ठीक है, उन सारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, अर्थात पत्थरों पर लिखी हुई चीज़ें हुआ करती थी और पत्तों पर लिखी हुई चीज़ें। बताया था कि ताड़ के वृक्ष के पत्तों पर, भुर्ज के वृक्ष जो था उसके छाल पर तमाम तरह की चीज़ें लिखी जाती थी, उससे हमें जानकारी मिली। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से केवल यही 2 चीज़ें नहीं थी जिससे हमें आदि मानव के बारे में, या कह सकते हैं आरंभिक मानव के बारे में पता चला। हमारे पास कुछ पत्थर भी हुआ करते थे, उन पत्थरों से हमने आदि मानव के बारे में, आरंभिक मानव के बारे में जाना। तो चलिए उसी क्रम में आज इस लेसन को शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज मस्त तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक। अब आप सोचेंगे इसके बारे में मैंने लेसन फर्स्ट में थोड़ी सी बात बताई थी, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर भी। हंटर गैदर्स। अब देखिए, जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का जो आरंभिक मानव था या जो आदि मानव जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 2 ही चीज़ें जानता था, या तो शिकार करना या तो पशुपालन करना। शिकार करना, इसके साथ साथ वो एक और चीज़ जानता था जिसे बोलते हैं हम लोग शिकार करना। दूसरी चीज वो जानता था जिसका नाम है पेड़ पौधों फलों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब बस उसे 2 ही चीजें पता थी। जब मैंने आपसे बात की थी और पहले लेसन में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी क्षेत्र जो विंध्य के आसपास का क्षेत्र था, उस विंध्य के आसपास के क्षेत्र में हमें जानकारी मिलती है आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में। वहीं से हमें पता चलता है। वहीं पर हमें ये भी पता चला था कि मानव सिर्फ शिकार करना और सिर्फ पेड़ पौधों को खाना, मतलब वन्य संपदा के बारे में अच्छी से जानकारी होना, बस उसे यही पता था और कुछ नहीं मालूम था। लेकिन आप सोचिए कि केवल शिकार करना, सुबह उठना और शिकार करना भी आसान नहीं था, क्योंकि शिकार करने के लिए एक तो आपके पास ताकत भी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि जो जानवर है वो जानवर ही बहुत ताकतवर। तो सोचिए उस समय जानवर का ताकतवर होना भी उस इंसान के लिए, उस आदि मानव के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन अब ये मत सोचिए कि क्या वो शिकार नहीं कर पाता था, नहीं, वो शिकार कर लेता था। तो कहीं ना कहीं उसके पास बुद्धि थी, ये सोच थी कि उस समय भी वो शिकार कर लेता था। इतना ही नहीं, जब उसे भूख लगती थी तो जंगलों में पेड़ पौधे तो थे, अब पेड़ पौधों को खाइए और अपना काम, अपनी जो कहते हैं भूख को शांत कर लीजिए। वो करता था, वो उस समय करता था। लेकिन सोचिए भाई, जंगल में तो विषैले पौधे भी हो सकते हैं, जंगल में कुछ विषैले पौधे हो सकते हैं, जंगल में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं जो बहुत ही हानिकारक होंगी। तो कहने का मतलब कि जो विषैले पौधे हैं उनको भी वो जान लेता था कि आखिर कौन सा पौधा हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। उन पौधों को वो नहीं खाता था। तो कहने का मतलब कि उस समय का आदि मानव शिकार और वन्य संपदा के बारे में पूरी जानकारी रखता था,
भली भांति परिचित था, उसे अच्छे से पता था कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमें ये पता चल गया कि क्यों हमारा आदि मानव को हम लोग आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते हैं। यही रीजन था, उसे हम लोगों ने क्या बोला, आखेटक खाद्य संग्राहक बोला। अब हम देखें, अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, ये हो गया हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो आरंभिक मानव है, जिसे हम लोग आदि मानव बोल रहे हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। आखिर वो कौन कौन सी चीजें, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी आदि मानव थे या जितनी भी पुरानी चीजें थी, पुरानी घटनाएं थी, उन पुरानी घटनाओं के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट से पता चला। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमें आरंभिक मानव के बारे में पत्थरों से भी पता चलता है। पत्थरों से भी हमें आरंभिक मानव के बारे में पता चलता है। अब पत्थरों से क्या पता चला, तो देखिए कैसे क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी इतिहास की बात होती है तो हम एक ईसा मसीह के जन्म को, समय को, जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको आधार मान लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म, इसे हम लोग आधार मान लेते हैं। और जब इधर की तरफ चलते हैं तो ये जो समय था, हमने बताया था कि इसी को हम लोग बीसी बोलते हैं। यही बीसी था, जैसे कह सकते हैं बीसी, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, या हिंदी में से कहते हैं ईसा पूर्व, ये जो समय था। और इसके बाद का जो समय था वो कौन सा था, एडी था। जैसे को बोलते हैं एनो डोमिनी, जैसे को बोलते हैं ईस्वी। एनो डोमिनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईश्वर के साल का समय था, इसीलिए इसे एनो डोमिनी बोला जाता है। अगर हम इधर देखें, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करें तो ये बात देखिए कितनी पुरानी है। ये बात अगर हम, जो हमने बताया कि पत्थरों से हमें जानकारी मिलती है, पत्थरों से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है आदि मानव के बारे में। तो पहला जो समय था हमारा 20 लाख वर्ष पूर्व की बात है, जब पूरा कौन सा स्टेज चल रहा था, स्टोन एज था। कौन सा एज था, स्टोन एज, ठीक है। तो 20 लाख वर्ष पूर्व कौन सा एज था हमारा, स्टोन एज। इसे हम एज कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टोन एज। उसके बाद 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर जो 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय था, 12,000 वर्ष पूर्व, ये जो बीच का समय था, यही हमारा क्या था, इसे हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। ये हमारा क्या था, पाषाण काल। अब पाषाण काल का मतलब होता है पैलियोलिथिक, ये था। अब उस समय जब भी आप देखेंगे, चित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाषाण काल है, जो पाषाण काल है, उस पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मतलब हथियार तो बनाना नहीं जानता था, अभी हथियार बने ही नहीं थे, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जानवरों का शिकार किया करता था। कब, जब पाषाण काल की बात हो रही थी तब। मतलब 20 लाख वर्ष से लेकर जो 12,000 वर्ष पूर्व का जो समय है, इस पूरी बीच की जो अवधि है, वही पाषाण काल कही जाती है। और सबसे बड़ी बात ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जितनी भी आरंभिक मानव के बारे में जो भी कुछ हमें जानकारी मिली, लगभग कहा जाता है कि 99% जानकारी जो है इसी समय में हुई थी। मतलब कि 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय था, इसी में हमें क्या हुआ था कि लगभग 99% जानकारी की कैसे परिवर्तन हुआ उस आदि मानव में, वो सारी जानकारी हमें यहीं से मिलती है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है हमारा, तो मैं अगर बताऊं तो 12,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, कहाँ तक का, 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, यही समय आपका कहलाता है मध्य पाषाण काल। ये जो समय है क्या है, मध्य पाषाण काल। ये जो समय है क्या कहलाता है, मध्य पाषाण काल। 12,000 से लेकर जो 10,000 बीच का जो समय, ये समय ये क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इस काल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी मध्य पाषाण काल की कि इस समय जो पत्थर थे
अब पत्थर जो थे, पत्थर से जो हथियार बनाए जा रहे थे वो हथियार अब छोटे हो गए थे। मतलब पत्थरों से बने जो हथियार थे या औजार कहिए, वो सब क्या हो गए थे, हथियार या औजार वो क्या हो चुके थे, छोटे हो गए थे, छोटे हो गए थे। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर अब इंसान देखिए धीरे धीरे सीख रहा होता है। अब यहाँ पर एक और परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है कि उस समय जो भी हथियार बने, ठीक है, उन हथियारों पर जैसे हंसिया बना, ठीक है, जैसे आरी बना, तो हंसिया और आरी जब बनी तो क्या किया गया कि उसके पीछे मुट्ठी लगाए, मुट्ठो जो होता है मुट्ठ लगाने लगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, और इसे मैं मान लूँ कि ये जो आपकी हंसिया है, ठीक है, तो हंसिया के पीछे जैसे ये ढक्कन जो दिख रहा है, हमने ढक्कन लगाया हमने, तो ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन ये हड्डी का बनना शुरू हो गया था, ये लकड़ी का बनना शुरू हो गया था। तो सोचिए उस समय का मानव इतना कुछ जान चुका था। अब ये समझ में आया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि मुट्ठों का भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। अब जरूरी नहीं कि जो मुट्ठ बनाए जाते थे, चीज जो मैंने दिखाई आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ये हड्डी का भी हो सकता था और ये लकड़ी का भी बना हो सकता था। तो यहाँ तक मध्य पाषाण काल में चीजें चली। और उसके बाद का जो समय है 10,000 वर्ष से आगे का समय, ये जो समय है यही है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी जानकारी मिली, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हुई, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बहुत जल्दी हम समरी भी आपको NCERT के देने वाले हैं, ठीक है। समरी पढ़िए, हमारा ऑडियो लेक्चर देखिए और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो निश्चित है कि जो आज वनडे एग्जाम्स की जितनी भी तैयारी की जाती है, तो कहते हैं कि लुसेंट पढ़ना चाहिए, चिकी पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए, किरण पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए। लेकिन वो सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन जब इसे पढ़ लेंगे और जब उस बुक को पढ़ेंगे और ये सारी बातें दिमाग में रहेंगी और जब दूसरे को लिंक करेंगे तो बहुत अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक हो गया, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसको देखते हैं। इसे मैं एडिट करता हूँ। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि किस तरीके से जो हमारा आदि मानव है वो क्या कर रहा है। अब एक बात और यहाँ पे बताना था कि ये जो आप 20 लाख से 12,000 का जो समय है, मतलब जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल की अवधि इतनी बड़ी है कि हमारे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो पुरातत्वविद हुआ करते थे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि अवधि बहुत लंबी थी और इस अवधि में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब उस परिवर्तन का हम अगर एक ही जगह कंबाइन होकर स्टडी करें तो थोड़ा चीज़ें कठिन हो जाती हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको कई पार्ट में बांट दिया। तो एक जो हमारा पार्ट था जिसे हम लोग बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, फिर हमारा आता है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा आता है निम्न पूरा पाषाण काल। तो इस तरीके से थोड़ी सी बात हमने पाषाण काल के वर्गीकरण की आपको बताई। चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक 4 की बात करते हैं। कि टॉपिक वाइज पढ़ने से चीज़ें थोड़ा मुझे लगता था कि अच्छे समझ में आती हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, टॉपिक नंबर 4, तो अब आप ये सोचेंगे कि आखिर पत्थरों से वह हथियार कैसे बनाता था। बहुत सी सोचने की बात है। सोचिए आज तो हथियार बनाने के लिए तमाम उपकरण हमारे पास हैं, लेकिन उस समय का भी इंसान पत्थरों से भी औजार हथियार बना लिया करता था। तो देखिए पत्थरों से अगर हथियार बनाना हो, पत्थरों से औजार बनाने की जो तकनीक थी, पत्थरों से औजार बनाने की तकनीक, 2 विधियां थी जिससे पत्थरों से औजार बनाया जाता था। एक था पत्थर को पत्थर के ऊपर, पत्थर को पत्थर से टकराकर, और दूसरा जिसको बोलते हैं दबाव शल्य तकनीक।
कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं थी, ठीक है, सिंपल ये चीज तो आप जानते हैं, पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो निश्चित है कि एक पत्थर लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए है, ठीक है, अब इस पत्थर को इस पत्थर से हम टकराते हैं, ठीक है, बार बार जब पत्थर से पत्थर, मान लीजिए पत्थर है और इसे टकरा रहे हैं आपस में, ठीक, तो निश्चित है कि इसका कोई शेप बनेगा। अब वो शेप बनेगा तो जैसा वो शेप चाहते थे वैसा वो बना लेते थे, एक तरीके इस तरीके से हथियार बना लिया, ठीक है, पत्थर से पत्थर को टकरा करके। दूसरा क्या हुआ, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर बात करें हम लोग जो है प्याज की बात करें तो प्याज में शल्क होती है, छिलके होते हैं, और छिलका उतारा जाता है, ठीक है, तो लोग छिलका उतार देते हैं, ठीक, तो वही काम उस समय भी हुआ करता था। क्या होता था, एक पत्थर लिया, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारा, तो छोटे छोटे टुकड़े किए उसके, मतलब ऊपर का जो हिस्सा था उसको छोटा छोटा टुकड़ा से करके उसके जो छिलके थे छिलकों को उतार दिया, ठीक है, अब छिलकों को उतारा और जैसा शेप था वैसा शेप कर दिया, ठीक। तो दो तरीके हो गए, तो पत्थर से पत्थर को रगड़ करके और दूसरा एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे चोट दे करके उसके जो ऊपर के हिस्से थे, छिलके थे, उसे शार्प करके, जैसे हम लोग पेंसिल शार्प करते हैं, ठीक है, तो पेंसिल शार्प करने के लिए क्या करते, पेंसिल लिया और ब्लेड से शार्प कर रहे तो पतली होती जाती थी, ठीक उसी तरीके से वो लोग किया करते थे। और वही तकनीक क्या थी, दबाव शल्य तकनीक हुआ करती थी। तो इस तरीके से वो पत्थरों से औजार भी बनाया करता था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गई पत्थरों से औजार बनाने के तरीके के बारे में, ठीक। अगर हम अब इसके बाद देखें, इसे रच कर देता हूं मैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा आदि मानव या आरंभिक मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक था तो घूमता क्यों था इतना, मतलब कहते हैं ना कि जो आखिर तक खाद्य संग्राहक तो घुमंतु प्रवृत्ति का था। तो हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानव के घुमंतु प्रवृत्ति होने का कारण, ठीक है। अब वो इतना ज्यादा मूव कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों जा रहा होगा? सिंपल सी बात कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे कारण होंगे। पहला कारण क्या हो सकता है, देखिए, मान लीजिए वो क्या है, आरंभिक मानव या आदि मानव, तो अब वो क्या कर रहा है कि एक ही जगह पर है और एक जगह पर रह करके, ठीक है, पहले कहा जाता है कि आरंभिक मानव के अंदर स्थायी प्रवृत्ति थी, ठीक है, वो एक जगह वो अस्थायी प्रवृत्ति थी, मतलब इधर उधर घूमता रहता था। तो मान लीजिए किसी एक जगह पर रुका, अब रुकने के बाद आसपास के जितनी भी चीजें थी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे फल फूल हो, चाहे वो जानवर, सबको खा लिया। अब जब सबको खा लिया तो बचा तो कुछ नहीं, अब जब आसपास के क्षेत्रों में कुछ बचा ही नहीं तो निश्चित है उसे क्या करना पड़ेगा, अब उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो पहला कारण यही था कि कह सकते हैं कि हम जानवरों या पेड़ पौधों की समाप्ति। और सबसे अच्छी बात तो ये देखिए कि कहते हैं ना कि कोई भी चीज बनती है या किसी भी चीज का निर्माण होता है तो परिस्थितियां होती हैं तभी वो चीज की जाती है, या परिस्थितियां होती है तभी किसी चीज का निर्माण होता है। यही चीज थी। हम कहते हैं ना कि हम सारी बात जो है, हम अगर उपमहाद्वीप की कर रहे हैं, भारत क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है, तो हम उपमहाद्वीप में ही सारी बातें कर रहे हैं, ठीक। और उपमहाद्वीप हमारा क्या है, ट्रॉपिकल लैंड है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो निश्चित है कि गर्म वाला क्षेत्र है। और जब गर्म वाला क्षेत्र है तो निश्चित है कि यहाँ पर घास अधिक मात्रा में होगी, ठीक है, और जब घास अधिक होगी पेड़ पौधे अधिक होंगे, ठीक। और जब घास अधिक पेड़ पौधे अधिक तो अब इंसान क्या करना है, अब घास पर ही निर्भर रहना है या पेड़ पौधों पर निर्भर रहना है। तो वैसी ही जलवायु थी यहाँ की, इसीलिए इंसान निर्भर हुआ तो पेड़ पौधों पर, निर्भर हुआ तो जानवरों पर, ठीक है। चलिए, तो जानवर या पेड़ पौधे समाप्त हो गए, पहला रीजन। दूसरी बात करें अगर हम, तो दूसरा चीज ये कि अब आदि मानव जिन क्षेत्रों में रह रहा था, ठीक है, तो कहा जाता है कि जल ही क्या है, जीवन है। तो उस समय आदि मानव के लिए जल भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जल नहीं होगा तो वो रह ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब कि अगर एक क्षेत्र है और वहाँ पे नदी क्षेत्र है, ठीक है, अब नदी क्षेत्र के पास इंसान बहुत अधिक रह रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में इंसान रह रहे हैं, ठीक, लेकिन एक समय ऐसा है नदी का पानी सूख गया,
अब नदी का पानी सूख गया तो क्या हुआ, जानवर भी वहां से चले जाएंगे और जो आधे मानव वो तो चला ही जाएगा। ठीक, अब वो उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर पानी हो, क्योंकि उस समय भी ऐसा था कि कुछ ऐसे नदी क्षेत्र थे जहाँ पर बरसों पानी रहता था। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी समाप्त, तो वहाँ पे नहीं रहेंगे, और जहाँ पानी हमेशा रहता था तो वहाँ चले जाते थे। तो एक समस्या थी, क्या, पानी की समस्या। तो हम लिख सकते हैं टॉपिक को कि जल की समस्या, जल की समस्या, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, इसीलिए मूव करते थे। तीसरा, जो ठीक है, सगे संबंधी के कारण, कहने का मतलब कि अब आदि मानव जो है निश्चित है कि थोड़ी सी उसके अंदर एक, कहते हैं कि एक सामाजिक प्रवृत्ति का भी जन्म हुआ था, एक लगाव भी लगा था। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एक आदि मानव है, एक आरंभिक मानव है और दूसरे आरंभिक मानव को जानता है, समझता है, तो वो मान लो किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, अच्छा वो दूसरे जगह पे चला गया किसी कारणवश, तो अब क्या करेगा वो व्यक्ति, वो आदि मानव अब उस व्यक्ति से जाता था मिलने के लिए। तो ये भी रीजन था कि वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, चौथा जो रीजन था वो क्या था, मौसम की प्रवृत्ति। अब मौसम की प्रवृत्ति देखिए क्या है, मौसम की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो अब मान लीजिए कि आपको पता है कि जब गर्मी का मौसम आता है तभी आम मिलता है खाने के लिए, ठंडी के मौसम में किसी को आम नहीं मिलता है खाने के लिए। ठीक, तो उस समय भी अगर मान लीजिए कि किसी आदि मानव ने या किसी आरंभिक मानव कह रहा हूँ, तो वो क्या करें कि कभी आम खा लें, एक जगह पेड़ था, पेड़ पे गए, आम तोड़ के खा लिया। अब वो मौसम था गर्मी का, तो हमने बताया था कि इतनी समझ तो उनके अंदर आ चुकी थी। अब वो ये सोचते हैं कि काम करता हूँ, अब फिर गर्मी का मौसम आएगा तो फिर उसी जगह पे जाके आम मिलेगा। अब पेड़ उनके जहाँ पर रहते थे उससे बहुत दूर हो, अब आम तो खाने की लालच तो है ही मन में, अब जब गर्मी का मौसम आया तो भैया आम खाने चले गए, तो क्या हुआ, जगह चेंज कर दिया उन्होंने। तो ये भी सब रीजन था। ठीक है, और केवल आम ही का एक एग्जाम्पल्स नहीं है, बहुत सारी रीजन है, जैसे कि जो फसलें होती थी, जो भी कुछ गेहूँ हो, चावल हो, इनका उत्पादन हुआ तो आज हो रहा है, फिर कुछ समय बाद समय बदल जाएगा। ठीक है, फिर उस क्षेत्र में कोई और फसल मिलेगी, तब वहां पे चले जाएंगे। तो एक मौसम प्रवृत्ति भी थी जिसके कारण आदि मानव जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। ठीक है, चलिए टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, मौसम की प्रवृत्ति। ठीक, पांचवा जो कारण था वो क्या था, जानवरों का पीछा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। बताया था शुरू में कि जानवर ही ताकतवर हो तो निश्चित है उसके पीछे भागना पड़ेगा। अब भागना पड़ेगा तो उसके पीछे भागते भागते क्या हुआ, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हो। तो एनसीईआरटी यही बताती है कि क्या रीजन था कि हमारे जो भी आदि मानव थे उनको घुमंतु कहा हम लोगों ने, और उनको ये कहा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा मूव किया करते थे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक बार देख लीजिए इसको। अब चलते हम लोग 6 नंबर टॉपिक में। तो देखिए आदि मानव के, अब कहने का मतलब की बात और जान लीजिए किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, जब कभी भी हिस्ट्री पढ़ा जाए, ठीक, तो हमारे दिमाग में एक चीज ये होनी चाहिए कि जो परिवर्तन होंगे, जो भी परिवर्तन है, अब परिवर्तन का मतलब कोई भी एक स्थिति है या कोई भी एक समाज है, तो समाज में क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, धार्मिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। तो जब हिस्ट्री पढ़ी जाए तो इन सब परिवर्तनों को हम एक तुलनात्मक रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए तो यही आपके दिमाग में रहे कि हर लेसन हर एक दूसरे लेसन से कोरिलेटेड है। पहला लेसन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, 12 लेसन तक सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसीलिए क्लास आप लेसन जो फर्स्ट किया उसको भी आप देखिएगा, तभी चीज़ आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो बहुत जरूरी है अच्छे से समझना चीज़ों को। ठीक है, अब बात ये आती है जो टॉपिक है हमारा वो क्या है,
पुरास्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। पुरास्थल, अब हम एक बात क्या कर रहे हैं, पुरास्थल टॉपिक और मैं हटाओ नया लिखूं कि अब हम ये जानेंगे कि आदि मानव के रहने का स्थान, अब उसके रहने के बारे में हमें पता चला, ठीक है, कि आखिर वो रहता कैसे था। तो देखिए शुरू में आपको पता ही है पहले से कि आदि मानव शुरू में कहाँ रहता, जंगलों में। जंगलों में कहाँ, जंगलों में ऐसे ही घूमता रहता होगा, बारिश आएगी, धूप आएगी, जानवर आएंगे, उनसे बचना भी तो है। अब बचने के लिए कहाँ जाएगा, गुफाओं में जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो आदि मानव था वो सबसे पहले कहाँ उसका निवास स्थान बना, गुफाओं में बना, ठीक है। तो इसी में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पॉइंट की बात करें तो पहला हमारा टॉपिक बनता है जहाँ पर वो शुरू में रहना शुरू किया उसी को बोलते हैं उसका आरंभिक स्थल। वही क्या, उसका आरंभिक स्थल, और या कह सकते हैं उसको आरंभिक आवासीय स्थल। आवासीय स्थल, ठीक है। तो जहां पर शुरू में जो गुफा वाला क्षेत्र है वही उसका क्या है, आरंभिक आवासीय स्थल, वहीं पर रह रहे हैं। तो इसी तरीके का एक साक्ष्य मिला हमें कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, भीमबेटका में, ठीक है। भीमबेटका पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, भीमबेटका की पहाड़ियाँ, भीमबेटका की पहाड़ियाँ। वहाँ पर हमें क्या मिलता है, गुफाएं मिली हैं, गुफाएं मिली हैं हमें, ठीक है, गुफाएं मिली हैं, और गुफाओं में इनके रहने के साक्ष्य मिले। अब आप सोचेंगे भैया इनके रहने की गुफाओं में कैसे साक्ष्य मिले, क्योंकि चित्रकारी मिली है। क्या मिली है, शैल चित्रकारी। कौन सी चित्रकारी मिली है, शैल चित्रकारी मिली है, ठीक है। मतलब कि जब आप यहाँ जाएंगे मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं को देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि एक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको चित्र देखने को मिलेगा कि एक जानवर है और जानवर के पीछे जो एक इंसान भाग रहा है। ऐसे शैल चित्र जो है, पत्थरों पर जो चित्र बनता है वही शैल चित्र है। तो ऐसे भी चित्र हमको उस गुफाओं में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में हमारे आना चाहिए कि उस समय का जो आरंभिक मानव है अब वो क्या कर रहा है, चित्रों के बारे में भी चित्र भी वो बना सकता था, इतनी समझ उसके पास आ चुकी थी, ठीक है। चलिए, तो ये तो आरंभिक स्थल की बात हुई। दूसरा जो स्थल था उसको बोलते हैं उद्योग स्थल। अब उद्योग स्थल पर भी वो रहता था, कैसे रहता था भैया। अब देखिए उद्योग स्थल का मतलब हुआ कि जो हमारा आदि मानव है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हथियार तो बनाने ही नहीं। अब हथियार बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर चाहिए, तो बड़े बड़े पत्थर कहाँ मिलेंगे, जनरली क्या होगा कि जो नदी क्षेत्र होगा, ठीक है। अब भारत में बहुत सारे नदी क्षेत्र हैं, नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसको भी भूगोल में आप लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब इतने सारे तंत्र हैं, नदी तंत्र हैं, नदियाँ आती थी नीचे, ठीक है। अब नदियाँ आती थी तो अपने साथ सब कुछ लेकर आती हैं, पहाड़, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लेके आते हैं, बड़े भी पत्थर लेके आ जाती हैं, ठीक। तो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मिलते थे वहीं पर आदि मानव जाकर रहना शुरू कर देते थे, ठीक है। जब आदि मानव बड़े बड़े पत्थरों वाले क्षेत्र में जाकर रहने लगे तो हुआ क्या कि जितने पत्थरों को तोड़कर इन्होंने हथियार बना लिया। अब कुछ चीज़ों को वहीं छोड़ गए तो बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि भैया छोटे छोटे पत्थर वहाँ मिले हैं, अब उससे अनुमान लगाया गया कि लगता है कि जिनसे हथियार, जिन पत्थरों से हथियार बना लिया, बाकी वो यही छोड़ गए। तो उसी जगह को जहाँ पर पत्थरों से हथियार बनाने का सिर्फ काम होता था, वही प्लेस जो है, वही जगह क्या कहलाती है, हमारी उद्योग स्थल कहलाती है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करें तो देखिए यहाँ भी आदि मानव रह रहा है हमारा। तीसरे मान क्या है, नाम जो है आवासीय उद्योग स्थल। आवासीय उद्योग स्थल, ठीक है। अब कहने का मतलब कि ये ऐसा क्षेत्र था। आवासीय उद्योग स्थल का मतलब क्या होता है, तो आवासीय उद्योग स्थल का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो रहा है कि आदि मानव कुछ समय तक रहेगा। चलिए बहुत अच्छा है, कुछ समय तक रहा। फिर से देखिए उद्योग स्थल था, वहां पर केवल पत्थरों से हथियार बनाने का काम, औजार बनाने का काम चल। लेकिन आवासीय टर्म को देखिए, आवासीय, इसका मतलब यहाँ पर वो रहेगा भी उद्योग स्थल पर, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर वो क्या करता था, कुछ समय के लिए रुक जाता था, ठीक है।
कुछ समय के लिए रुक गया और वहीं पर पत्थरों से जब तक वहाँ, अच्छा क्यों रुका? रुकने का सिंपल से यही लॉजिक हो सकता है कि वहाँ पर पत्थर बहुत अधिक थे। जब पत्थर बहुत अधिक थे तो सोचा कि भैया अब हमको हथियार तो बनाना ही, कोई जानवरों को मार कर खाना है, तो एक काम करते हैं कि इसी जगह पर रुक जाते हैं। अब ठीक है, अब डेली यहाँ से अप डाउन करने की मतलब एक जगह से जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसी जगह पर रुक गए, वो रुक गए, तब तक वहाँ रुके रहे जब तक वहाँ पर जितने भी पत्थर थे, अच्छे पत्थर उन्हें मिलते थे, क्योंकि आसानी से अच्छे पत्थर चाहिए तभी तो हथियार बना पाएंगे। ठीक है, तो उस जगह पर बहुत दिनों तक रुके रह जाते थे। ठीक, तो कहने का मतलब अब वही क्या बन गया, काम तो करते ही थे हथियार बनाना पत्थरों से, तो उद्योग बन गया और वहाँ पर रुक गए बहुत दिनों तक, क्योंकि पत्थर जाते थे, हथियार बन जाता था। इसीलिए उस प्लेस को क्या बोल दिया गया, आवासीय उद्योग स्थल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आदि मानव के रहने के स्थान के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब इसी में देखिए एक टर्म आया था जो मैं आपको पिछली क्लास में आपको बताया था, पुरास्थल। क्या था? पुरास्थल। पुरास्थल अगर बात करें छोटी सी, तो पुरास्थल का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर अवशेष मिले, जहाँ पर क्या मिले, अवशेष। अब भैया अवशेष किस चीज का? जिस हड्डी का आदि मानव ने प्रयोग किया वो हड्डी मिल जाए, जिस बर्तनों का उसने प्रयोग किया वो बर्तन मिल जाए, जिस स्वर्ण आभूषण का उसने प्रयोग किया वो स्वर्ण आभूषण मिल जाए। ठीक है, मतलब जिन भी चीजों का उसने प्रयोग किया वो सारी चीजें वहाँ टूटी फूटी अवस्था में हमें जिस भी जगह से मिल गई, वही जगह क्या कहलाती है, पुरास्थल कहलाती है। वो जगह क्या कहलाती है, पुरास्थल। ठीक है, दूसरी बात, अब सोचिए कि आखिर जो पुरास्थल बने, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीजें मिली क्यों गई, क्यों बन गया वो पुरास्थल? सिंपल से फिर वही बात आती है कि लगता है कि वहाँ पर किसी न किसी कारण की वजह से, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मिली, ठीक है, तो किसी न किसी कारण से उसने क्या कर दिया, उन चीज़ों को वहाँ पे छोड़ दिया होगा, छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ठीक, तो वही जगह क्या कहलाती है, पुरास्थल कहलाती है। अगर ये पुरास्थल नहीं होते तो सोचिए जो हमारे पुरातात्विक हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जानकारी कैसे देते हैं हमको? वो तो हमें कुछ पता ही नहीं पाते, लेकिन उन्होंने जो भी जानकारी दी इन्हें पुरातात्विक स्थलों से ही दी। ठीक है, पुरातात्विक स्थलों की चीज़ों का अध्ययन किया, ठीक है, जो भी चीज़ मिला वहाँ से हमें, ठीक है, और उससे जानकारी एकत्रित की और हमें बताया। और हमने बताया था क्लास फर्स्ट में, लेसन फर्स्ट में, कि आखिर बताने का काम कौन करता है, हमारे स्कॉलर। स्कॉलर कौन? इतिहासकार। तो इतिहासकार क्या करता है, सिर्फ लिखी हुई चीज़ों को, जो चीज़ें मिली, जो पुरातात्विक स्रोतों से हमें जो कुछ पता चला उसे सिर्फ बता देता है। लेकिन जो पुरातात्विक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उसे बताता नहीं है। वो जो भी अवशेष मिलते हैं उन अवशेषों से अध्ययन करता है, उन अवशेषों से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए इसी से एक बात बताऊं अगर आपको, तो आप देखेंगे एक जगह है जिसे बोलते हैं हम लोग, स्थल में मैं आपको बताता हूँ। एक जगह है कुरनूल, ठीक है, और एक जगह है हुंसगी, और एक जगह है पटका, पटके करके है, ठीक है, पटना या पटके है, ठीक है, पटके। इन तीनों जगहों पर जब देखा गया तो एनसीईआरटी का लेसन 2 ये कहता है कि यहाँ से कुछ अवशेष मिले, ये पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। यहाँ से अवशेष क्या मिला, अगर कुरनूल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अवशेष जो मिलता है राख का मिलता है, राख का अवशेष, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात जाननी चाहिए कि आखिर राख का अवशेष मिला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि जो हमारा एंशिएंट ह्यूमंस था, ठीक है, वो आग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर चुका था, ठीक है, तभी तो वहाँ राख के अवशेष मिले कुरनूल में, ठीक। उसी तरीके से जो हुसंगी है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक। हुसंगी से क्या मिला, हुसंगी से ये मिला कि जो भी चूना पत्थर, मतलब जो भी वहाँ पे हथियार बनाए गए, हुसंगी के अंदर जो भी हथियार बने हैं, ठीक है, वो हथियार चूने पत्थर से बने हुए। किससे बने हुए? चूने पत्थर से। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, चूने पत्थर से हथियार बने हैं, ठीक, ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुरनूल का मतलब होता है राख के अवशेष मिले हमें। अब सोचिए वहां से आग के बारे में बात था, अब सोचिए आग मिला, अब आगे से तो बहुत सी चीजें हो सकती थी,
आग के क्या होता होगा, गुफा में लोग चलते थे तो मसाल जलाने के काम कर लेते थे, जानवर से अच्छा कर देता था आग, ठीक है, जानवर को पकाने के काम आ जाता था। भूसंगी से जो भी बर्तन मिले या जो कुछ भी मिला, हथियार बने, कुछ चूने पत्थर के बने हुए हथियार थे जो हमें भूसंगी से प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र में तो आप देखेंगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिला है। अब जो शुतुरमुर्ग के अंडा का साक्ष्य मिला तो इसका मतलब, अच्छा अंडा सिर्फ साक्ष्य नहीं मिला, अंडे के ऊपर जो तमाम तरह की नक्काशी की गई थी, उस अंडे से मनके बनाए गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी साक्ष्य में मिलते हैं। जब हम लेसन 3 में जाएंगे तो वहाँ पर तमाम तरह के पुरातात्विक स्थल के बारे में आपको बताया गया है और ये भी बताया गया कि कौन कौन से अवशेष वहाँ से हमें प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लेसन 2 था, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से आप मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आपको जो है ऐसे लेसन की समरी भी दे दी जाएगी, अच्छे से पढ़िए। और इतना याद रखिए कि NCERT जो है बहुत ही क्या हो चुकी है, अब सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इसमें किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।